करियर सर के। एक एक बात बोलनी थी। हाँ हाँ। कि मतलब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैं अपने फ्री टाइम में टॉपर्स के यही इंटरव्यूज देखा करता था। जब भी खाना खा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ तो डाउनलोडेड रहते थे मेरे यूट्यूब के इसमें। तो मैं पूरे टाइम यही देखता था और सर दिमाग में रहता था कहीं ना कहीं कि एक दिन मुझे ये इंटरव्यू देना है। तो फिर आज वो सही हो रहा है तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। एग्जैक्टली। डायरीज बनाई थी मैंने, चार पांच मेरे पास छोटी डायरीज थी। मैं उसमें शॉर्ट नोट्स लिखता था अपने ब्लैक और ब्लू पेन से। मैंने और उन्हीं शॉर्ट नोट्स के मैंने स्कैन करके पीडीएफ्स भी बना लिए थे मोबाइल में। तो फिर कहीं जाते हुए या कहीं खाना खाते हुए जब वो डायरीज तो हमेशा साथ में नहीं रख सकता था मैं। तो फिर मैंने वो पीडीएफ भी मैं ले जाता था, कहीं जा रहे तो फिर खोल के रिवाइज कर लिया कि आज का रिवीजन बचा है मेरा। आधे घंटे पहले ही सेंटर पे जाके बैठ गए थे। तो फिर वो आधा घंटा पूरा मैं एंग्जाइटी में था कि मैंने 2 साल की मेहनत की है। पेपर कैसा जाएगा कुछ कुछ खबर नहीं थी। पिछले साल तो इजी पेपर था, इस साल बहुत हार्ड आ गया तो क्या होगा। मतलब ये सब था, मेरे हाथ कांपने लग गए थे सर एग्जाम के पहले आधे घंटे में वो। सबको ही पता है सर, मतलब मिड सेम और एंड सेम में इतनी ज्यादा तो पढ़ाई होती है, सब एक रात पहले ही पढ़ के पेपर निकालते हैं। तो फिर उसको इतना ज्यादा इम्पोर्टेंस देना मुझे तो नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस दे दो और सब सब कुछ बंद कर दो उस टाइम पे। और बाहर फिर दोस्तों के साथ इंटरेक्शन ये सब तो था ही सर, मेरे म्यूजिक क्लब में भी और बाकी फ्रेंड्स ग्रुप में भी। वो भी सर बहुत मोटिवेट कर देती कि अरे तू तो इतना अच्छा कर रहा है, तेरा तो हो ही जाएगा। तो दिमाग में वो भी था सर कि अच्छा ये इतना बोल रहे हैं अब तो लानी ही पड़ेगी। Hello everyone. In this session, we have GATE 2026 मैकेनिकल टॉपर पीयूष देशमुख with us. पीयूष जालना महाराष्ट्र से हैं और उन्होंने अपनी बीटेक अभी चली रही है एक्चुअली बीटेक वो 8 सेमेस्टर में है ट्रिपल आईटी जबलपुर में. एंड फॉर गेट 2026 he was enrolled in Exergic full video course, question bank and test series. First of all, congratulations पीयूष गेट 2026 में सक्सेस के लिए. थैंक यू सर। अपनी गेट प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताओ. गेट प्रिपरेशन जर्नी कब से स्टार्ट हुई, कैसे पता चला गेट के बारे में और अब तक क्या रही प्रिपरेशन. हाँ तो सर सेकंड ईयर के एंड में ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि गेट देना है और पीएसयू जॉब चाहिए। तो फिर क्लासेस ढूंढने लगा कि कौन से कोचिंग अच्छी रहेगी क्या है। तो फिर एक मेरे कॉलेज के सीनियर थे आराम सर। तो फिर उनका गेट में 200 रैंक आया था कुछ। तो फिर मैंने उनसे बात की। तो फिर उन्होंने बताया कि अगर मॉनिटरी इशू कुछ ना हो तो एक्सर्जिक ले सकता है। तो उन्होंने आपके बारे में बताया, फिर बहुत आपके भी वीडियोस कुछ बताया यूट्यूब से, तो देख सकता है अगर अच्छा लगा तो फिर ले ले। तो फिर मैंने यूट्यूब पे देखे आपके वीडियोस तो अच्छे लगे। फिर कोर्स भी एक बार डेमो लेक्चर्स ये सब देखे तो वहाँ पे भी सही लगा। और अरुण सर ने भी बताया था कि उन्होंने आपके मोटिवेशन लेके 9 CG लाई थी और 200 गेट का रैंक लाया था। तो फिर मैंने कहा कि सही है, तो फिर एक्सर्जिक ज्वाइन किया। तो थर्ड ईयर का सर मतलब समर में ही ले लिया था, तो थर्ड ईयर से पहले ही कुछ सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर दिए थे। पर फिर फिफ्थ सेम था, सिक्स सेम था, तो कॉलेज में थोड़ा हेक्टिक था तो फिर सिलेबस पूरा नहीं हो पाया था। तो आधे ही सिलेबस के साथ थर्ड ईयर का गेट दिया। कुछ 3900 रैंक आई थी उस साल। 50 स्कोर था, कुछ 50 मार्क्स थे। उसमें पूरा मैन्युफैक्चरिंग मैंने छोड़ दिया था, इंडस्ट्रियल भी छोड़ दिया था। और दो तीन अप्लाइड थर्मोडायनामिक्स मशीन डिजाइन ये सब छोड़ ही दिया था, मतलब मैंने एक भी लेक्चर नहीं देखा था इनका। पर टेस्ट सीरीज दी थी एक्सर्जिक की, 15 FLTs मैंने दिए थे। आपने कहा था कि सिलेबस ना भी हो तो फुल लेंथ टेस्ट देने चाहिए। तो आखिरी के 1.5 महीने में मैंने FLTs दिए थे तो उससे भी बहुत फायदा हुआ। तो फिर आधे सिलेबस के साथ ही एक 50 मार्क्स आ गए थे। तो पर उस अटेम्प्ट में सर कुछ अच्छी रिवीजन स्ट्रेटेजी कुछ नहीं थी मेरे पास। मतलब आपने सब बताया था कैसे रिवीजन करने का है, पर मैंने तब ध्यान नहीं दिया था इतना। तो उस अटेम्प्ट के बाद मुझे लगा कि मैं एक बार एक अच्छा प्लान बनाना चाहिए मैंने और फिर उसे अच्छे से फॉलो करना चाहिए। तो जब फेब में वो गेट अटेम्प्ट हुआ उसके बाद मेरा जितना भी सिलेबस बचा था तो मैंने एक पूरा आगे के 11 11 मंथ का प्लान बनाया पूरा। कि मैं तीन अच्छा. 3 महीने की हमारी वैकेशन होता है समर का, मई जून और जुलाई। तो फिर मैंने सोचा ये 3 महीने में मुझे ठीक है. पूरा सिलेबस खत्म करना है मेरा, क्योंकि एक बार अगस्त में कॉलेज स्टार्ट हो गया तब फिर प्लेसमेंट भी शुरू हो जाने हैं और कॉलेज के साथ साथ तो लेक्चर्स हो नहीं पाते, ये देख लिया था मैंने थर्ड ईयर में। तो फिर मैंने अच्छा. सोचा उस उन्हीं 3 महीने में मुझे कंप्लीट करना है सब। तो फिर मार्च से लेकर जुलाई तक
मैंने जितना बचा सिलेबस हम्म था सब कंप्लीट कर दिया था। और हम्म फिर आगे अगस्त से मैंने फिर आगे के जो 6 महीने थे मेरे पास, अगस्त टू जनवरी, हम्म इन 6 मंथ्स हम्म को मैंने हम्म क्वेश्चन प्रैक्टिस और ये सब में डिवाइड किया था। कि पहले 3 महीने में तो मैं क्वेश्चन बैंक अच्छे से पूरी सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन बैंक और हम्म मेरे कुछ प्रीवियस ईयर्स बचे थे। मैं मतलब जब लेक्चर्स देखता था तो हम्म लेक्चर्स के साथ साथ ही मैं 2016 तक के मैंने प्रीवियस ईयर लगा दिए थे क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर्स के साथ साथ ही। पर उसके पहले के बचे थे तो करेंट फिर। ईयर से 2000। हाँ, करंट से 2016 तक। हाँ, तो वो 9 ईयर्स ठीक के है। मैंने लगा दिए थे, उसके पहले के बचे थे। तो फिर मैंने उन 3 मंथ्स में हम्म अगस्त सितंबर अक्टूबर में मैंने क्वेश्चन बैंक लगाए। और वो बचे हुए हम्म पीवाईक्यूज किए। क्वेश्चन बैंक में भी 40 to 50% ही हम्म क्वेश्चन सॉल्व होते थे, उसका तो लेवल हार्ड ही होता है। तो वही एनालिसिस करता था। तो 90 डेज थे, 87 क्वेश्चन बैंक्स थे। तो ऐसा टारगेट रखा था कि एक दिन में एक क्वेश्चन बैंक तो हम्म, करनी है। कभी कभी दो दो भी कर देता था क्योंकि टाइम इधर उधर चले जाता था कॉलेज के साथ साथ। तो फिर ठीक है। 3 मंथ्स में क्वेश्चन हम्म बैंक कंप्लीट करी। फिर नवंबर हम्म दिसंबर जनवरी ये 3 महीने बचे, तो फिर नवंबर में टॉपिक वाइज कंप्लीट करे सारे। और दिसंबर जनवरी हम्म में ये रखा कि एफएलटीज। और एफएलटीज 15 थे और मैंने सोचा कुछ और कोचिंग के एफएलटीज लेके तो फायदा है नहीं। तो फिर मैंने यही डिसाइड किया हम्म कि जो मैंने लेक्चर्स के साथ साथ देखे थे, मैं उन्हीं हम्म 9 ईयर के 9 ईयर्स के एफएलटीज को मैं एज अ टेस्ट 3 आवर्स फिर से एक बार दूंगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स का भी बहुत इंपॉर्टेंस है सर। तो फिर 15 एफएलटीज और ये सब। फिर वो प्रिपरेशन हम्म वो प्रिपेयर किया 3 मंथ्स अच्छे से। टेस्ट सीरीज का एनालिसिस भी सब किया। हम्म और इस बार फिर हम्म से घेट रहा अच्छा। अंडरस्टूड। अब जो स्टूडेंट्स कॉलेज में होते हैं ना, जब वो प्रिपेयर करते हैं तो, और इन जनरल भी उनको क्या एक चैलेंज लगता है कि पहले तो जैसे आप पढ़ रहे हैं, लेक्चर्स देख रहे हैं, तो समझना है उस चीज को। हम्म। उसके बाद उसके नोट्स भी बनाने हैं, और नोट्स भी ऐसे बनाने हैं जो बाद में रिवीजन के भी काम आ पाए। तो तुम्हारी क्या स्ट्रेटजी, क्या स्टेप्स और क्या प्रोसेस यूज किया नोट्स बनाने के लिए? डायरेक्टली लॉन्ग नोट्स बनाए, मतलब डायरेक्टली शॉर्ट नोट्स बनाए, कि लॉन्ग नोट्स पहले शॉर्ट नोट्स पहले, और कैसे फिर उसको मैनेज किया लेक्चर वॉचिंग के साथ? हाँ, तो सर नोट्स के लिए मैं स्टार्टिंग से मतलब सारे लेक्चर्स के लिए मेरा सेम ही प्लान था कि मैं जब आपका लेक्चर स्टार्ट चालू रहेगा तो फिर लॉन्ग नोट्स बनाऊंगा। हम्म उसी नोट्स में हम्म आप जो सॉल्व एग्जांपल्स कराते हैं वो भी उसी नोट्स में लिखूंगा। और फिर हम्म अ, समझो कोई एक सब टॉपिक है, समझो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रहा है तो उसमें एक कॉलम्स का सेक्शन है या फिर थिन प्रेशर वेसल्स का सेक्शन है। तो मैं सेक्शन वाइज लेक्चर देखता था हम्म कि एक सेक्शन हो गया तो उसके लॉन्ग नोट्स, उसके हम्म जो न्यूमेरिकल के नोट्स हम्म बनाए मैंने उसके बाद ही, और फिर उसके पीवाईक्यूज। हम्म, ये तीनों से मेरे पास जो जो अच्छा। कंसेप्ट आए वो मैं शॉर्ट नोट्स में लिख देता था। एक डायरीज बनाई थी मैंने, 4-5 मेरे पास छोटी डायरीज थी। मैं उसमें शॉर्ट नोट्स लिखता था हम्म अपने ब्लैक और ब्लू पेन से। तो फिर आपके लॉन्ग अच्छा। नोट्स, थेरी वाले न्यूमेरिकल नोट्स और पीवाईक्यू नोट्स, ये तीनों से हम्म मैंने शॉर्ट नोट्स कंबाइन करे और फिर उन्हें शॉर्ट नोट्स कंबाइन करके मेरे जो डायरी थी उसमें मैंने नोट डाउन किया। और फिर ऐसे ही सारे सब्जेक्ट्स के लिए करा तो मेरे पास टोटल 4 डायरीज थी मेरे वैसे, और उसमें टोटल 12 to 13 सब्जेक्ट्स मेरे सारे आ गए थे। और फिर इसका ही मैं रिवीजन वीकली रिवाइज अंडरस्टूड। करता था कि पर डे मेरे को 2 सब्जेक्ट तो रिवाइज करने ही है। तो एक एक दिन में मैं ज्यादा से ज्यादा सर 2 घंटा लगेगा ज्यादा से ज्यादा। और इतना तो रिवीजन के लिए मैं हम्म देता ही था दिन में। तो फिर मैंने और उन्हीं शॉर्ट नोट्स के मैंने स्कैन करके पीडीएफ्स भी बना लिए थे मोबाइल में। तो फिर कहीं जाते हुए या कहीं खाना खाते हुए जब वो डायरीज तो हमेशा साथ में नहीं रख सकता था मैं, तो फिर मैंने वो पीडीएफ भी हम्म, मैं ले जाता था कहीं जा रहे तो फिर खोल के रिवाइज कर लिया कि आज का रिवीजन बचा है मेरा। तो फिर वो वहां से रिवाइज कर लेता था। हाँ, तो वेरी शॉर्ट गुड। नोट्स के लिए तो सर यही था, और वो लॉन्ग नोट्स मैंने बाद में कभी देखे भी नहीं। तो फिर वही उसका सारा जो था उसमें का मटेरियल वो शॉर्ट नोट्स में मैंने लिख दिया था। और जब बाद में टेस्ट्स हम्म, दिए तो फिर टेस्ट में जो जो नए कंसेप्ट्स पता चले वो मैं रेड पेन से उन्हीं शॉर्ट नोट्स में लिख देता था, जगह मैंने बचा के रखी थी ये सब के लिए। अंडरस्टूड। तो ये स्ट्रेटेजी जो पीयूष ने यूज की, काफी बढ़िया स्ट्रेटेजी है, सिंपल बट इफेक्टिव है। कि आप उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करके आप जहाँ पे भी जा रहे हैं, ट्रैवल होता है, कई लोग ट्रैवल करते हैं कॉलेज में के लिए, कई लोग जॉब में होते हैं वो ट्रैवल करते हैं खाना खाते टाइम,
जब भी आपको फ्री टाइम मिल रहा है, आपके अगर मोबाइल में पीडीएफ के फॉर्म में वो है, आप उसको बहुत बार अच्छे से रिवाइज कर सकते हो दिन में। तो जो अलग से आपको टाइम निकालना पड़ता है रिवीजन के लिए कि यार 2 घंटा 1 घंटा मैं निकाल रहा हूँ, वहां थोड़ा वो टाइम मैनेज हो जाएगा। तो आप बाकी के लेक्चर वॉचिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब में आप टाइम जरूर सर उसमें दे पाओगे। लेक्चर्स में जो भी मैं स्टूडेंट्स खोल कॉलेज, देता था वो पीडीएफ्स। चाहे हाँ, लेक्चर चल रहा है आगे, हर लेक्चर चल रहा है आगे, हर में रिवाइज करता था इधर मोबाइल में से। कॉलेज कॉलेज में लेक्चर चल कॉलेज रहा में। है। जी सर। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ये सब चीजें आप जैसे कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं, मैं अक्सर जब भी बात करता हूँ ऐसे स्टूडेंट्स का, वही चैलेंज है कि सर कॉलेज में टाइम चला जाता है, वेस्ट हो जाता है, गेट के लिए प्रिपेयर नहीं हो पाता है। ऐसा आप नहीं है बिल्कुल भी। मैंने अपने टाइम पे भी बिल्कुल कॉलेज के टाइम में बहुत अच्छे से गेट का टाइम दिया था, यही सब चीजों में, रिवीजन और इन सब चीजों में जो पीयूष ने भी आपको सजेस्ट किया है। तो आप अपने माइंड में ये लेके चलो कि कैसे मैं कॉलेज में जो आज स्पेंड कर रहा हूँ उसमें ज्यादा से ज्यादा टाइम गेट के लिए निकाल पाऊं। आप एक्टिव हम्म, लर्निंग नहीं कर सकते हो तब। आप ऐसा नहीं कि वीडियो लेक्चर पढ़ने लग गए वहां पे, कुछ नई चीज आप लर्निंग मत ट्राई करो, बट जो कवर कर चुके हो उसको आप रिवाइज कर सकते हो। बेसिक पीवाईक्यू टाइप की क्वेश्चन वो सॉल्व कर सकते हो। तो आप सोचो कि कहाँ टाइम निकल सकता है, और फिर बहुत आसान लगेगा आपको कॉलेज के साथ मैनेज करना। बट स्टिल, जैसे कॉलेज में मिड सेम आ जाते हैं, एंड सेम आ जाते हैं, ऐसी चीजें आती रहती हैं जो, तो उस टाइम में फिर कैसे प्रिपरेशन मैनेज करते थे? उस टाइम पे तो सर मतलब मैं ऐसा अलग से कुछ नया चालू नहीं करता था, मतलब रिवीजन नहीं, रिवीजन के लिए टाइम निकालता था मैं। तो मिड से मारे तो बस फिर तब रिवीजन थोड़ा कम कर दिया है, मतलब एक वीक की जगह 2 वीक को 2 वीक की साइकिल बना दी। और सबको ही पता है हम्म। सर, मतलब मिड सेम और एंड सेम में इतनी ज्यादा तो पढ़ाई होती है, सब एक रात पहले ही पढ़ के पेपर निकालते हैं। तो फिर उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देना मुझे तो नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दो और सब सब कुछ बंद कर दो उस टाइम पे। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और समहाउ वो देखो कुछ एक्सटेंड तक रिलेटेड भी है ना। आप इलेक्ट्रिकल हाँ हाँ। इंजीनियरिंग तो पढ़ नहीं रहे हो कॉलेज में, वहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग ही पढ़ रहे हो। तो समवॉट सिमिलर सिलेबस है, ऐसा नहीं है कि आप एकदम कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको क्या चल रहा है कॉलेज में। थोड़े कुछ घंटे 1-2 दिन पहले आप देखोगे, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, जो एग्जाम का एक्सपीरियंस रहा तुम्हारा, वो इस बार कैसा रहा? 3 आवर्स में क्या चल रहा था माइंड में, और क्या स्ट्रेटेजी रही 3 आवर्स के लिए इस बार? सब पहले तो मैं लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बताता हूँ कि लास्ट ईयर मेरा आधा ही सिलेबस हुआ था। पर मुझे पता था कि मेरे पास फाइनल ईयर का एक अटेम्प्ट रहेगा, तो मैं पूरा रिलैक्स वे में एग्जाम दिया है मैंने वो, कि कुछ टेंशन नहीं है, कुछ नहीं हम्म, है दिया, मतलब कुछ एंजाइटी नहीं थी, कुछ नहीं थी। पर फिर जब इस बार आया तो हम्म, आधे घंटे पहले ही सेंटर पे जाके बैठ गए थे, तो फिर वो आधा घंटा पूरा मैं एंजाइटी में था कि हम्म, मैंने 2 साल की मेहनत की है। पेपर कैसा जाएगा कुछ कुछ खबर नहीं थी, पिछले साल तो इजी पेपर था, इस साल बहुत हार्ड आ गया तो क्या होगा। मतलब ये सप्ताह मेरे हाथ हम्म, कांपने लग गए थे सर एग्जाम के पहले आधे घंटे में वो। और जब एग्जाम स्टार्ट हुआ तो हम्म, पहले एप्टीट्यूड का था। हम्म, मैं तो हमेशा वैसे ही सॉल्व करता था कि पहले एप्टीट्यूड, फिर 1 मार्क क्वेश्चन, फिर 2 मार्क क्वेश्चंस, और वैसे ही 2 से 3 साइकिल में पूरा पेपर सॉल्व ओके, करता था। तो एप्टीट्यूड मेरा स्ट्रांग था सर, मतलब जितने भी एक्सेल जीके के टेस्ट थे तो हमेशा 13-14 रहता था। वो एक इंग्लिश का मैं छोड़ ही देता था, वो तो मुझे वहां नेगेटिव नहीं जाना होता था। तो फिर एप्टीट्यूड स्ट्रांग था, पर जब एप्टीट्यूड को मैं एंग्जाइटी में मैंने पेपर स्टार्ट किया, तो एप्टीट्यूड का हाँ, सेक्शन था। हर बार टेस्ट सीरीज में मेरे से 8 से 9 बन जाते थे पहले इसमें, इस बार सर सिर्फ 4 बने हम्म, पहले इसमें। और अच्छा, वो चार हम्म, में से भी 2 इंग्लिश के थे जो कि आसान थे, वो थे। तो फिर हाँ, इतना मैं एंजाइटी के कारण ये था। फिर मैंने 1 मार्क क्वेश्चन देखे, तो मेरा थेरी थोड़ा वीक था सर, थेरी वाले क्वेश्चन, और पहले वही 4-5 आ गए। तो पहले 1 मार्क वाले पहले 5 अच्छा, क्वेश्चंस में मेरे से बस एक बना। तो फिर तब मैं पूरा मतलब खत्म अच्छा, पे ही था सर, कि मतलब ये क्या हो रहा है, अभी कुछ हो ही नहीं रहा, सॉल्व ही नहीं हो रहे क्वेश्चंस। तो फिर आगे हम्म, आगे आए तो आगे इजी इजी क्वेश्चंस आए, फिर 1 मार्क वाले आगे के सारे बनते गए। फिर 2 मार्क्स में सर पहला ही क्वेश्चन वो टरबाइन वाला आया, वो मेरा वीक था तो मैं वहां डर गया। पहला ही क्वेश्चन ये आ गया, तो पर वो आसान था तो वो हाँ, आ गया उसका आंसर। पर फिर भी पेपर इतना टफ था हाँ, सर कि मैं जब टेस्ट सीरीज देता था तो जो 55 टेक्निकल क्वेश्चंस थे उसमें से पहले साइकिल में मेरे हाँ, 30-35 बन जाते थे। पर जब ये पेपर आया तो बस 20 बने सर पहले साइकिल में वो। तो वहां पे थोड़ा था ओह, कि बस 20 बने, अभी आगे क्या होगा। तो फिर मैं सर, अभी 2 मार्क के क्वेश्चन थे,
तो वो सारे अच्छे खासे बन गए थे उसमें से। तो मैं फिर से एप्टीट्यूड में गया। इस बार सर सारे 10 के 10 बन गए, हम्म। क्योंकि वो सॉल्विंग का वो एंजाइटी अभी खत्म हो गई थी। वो वो थ्रेड वाला एग्जैक्टली। क्वेश्चन और वो मेरिटोरियस ब्रदर वाला, तो फिर वो पहले नहीं हो पाए थे और अभी एक हाँ। देखने में वो तुरंत हो गए। तो वही तब एंजाइटी थी तो नहीं हम्म। हो पा रहे थे वो। निगेटिव में तो दो ही गए, हम्म। निगेटिव में तो उतनी ठीक थी कि निगेटिव में ज्यादा नहीं गए। और दो ही क्वेश्चन हाँ। रॉन्ग हुए। और टोटल 52 अटेम्प्ट हाँ। करे थे। टेस्ट सीरीज में 60 तक अटेम्प्ट करता था मैं, पर पेपर में 52 ही हाँ। अटेम्प्ट करे। फिर जब पेपर से निकलने के बाद, हम्म। पेपर खत्म होते ही मैं सबकी शक्ल देख रहा हूँ कि सबको ही हार गया, मुझे फिर तब थोड़ा ठीक लगा कि अच्छा ठीक है। सिर्फ मुझे ही नहीं गया। हाँ। फिर टेलीग्राम ग्रुप हाँ। पे भी मैं ज्वाइन हुआ तुरंत क्वेश्चन ये डिस्कस करने के लिए। तब फिर कुछ जो टॉपर्स आते थे टेस्ट सीरीज में वही बोल रहे कि उन्होंने 57 58 अटेम्प्ट करे, तब मुझे ठीक लगा कि ठीक है, सबका ही मुश्किल गया है तो फिर इतना कुछ बुरा नहीं आने वाला है। एग्जैक्टली तो एग्जैक्टली, ये क्योंकि बस आपने सेट है। अगर हार्ड वर्क किया है, अच्छे से कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अगर आपको लग रहा है कि यार थोड़े क्वेश्चंस हैं जो नहीं हो पा रहे हैं ऐसे सॉल्व, 5 7 क्वेश्चंस हैं, तो वो मोस्ट प्रोबेबली बाकी सबको भी लग ही रहा होगा। एक आध स्टूडेंट्स होंगे एक्सेप्शनल, बट वो इट विल बी ट्रू फॉर 99.9% अदर स्टूडेंट्स एज वेल। अच्छा, इसमें जैसे जी सर। फर्स्ट साइकिल में 20 के अराउंड क्वेश्चन सॉल्व हुए तुम्हारे, वो कितने हम्म। टाइम तक कंप्लीट हुई फर्स्ट साइकिल? सर उसको तो टाइम लगा था एक कितना 90 से 100 मिनट में पहली साइकिल कंप्लीट हुई थी। वन पर हंड्रेड मिनट्स लगा था, फिर ठीक भी है। सर उसमें मतलब ऐसा था कि आप मतलब मैं क्वेश्चन देख के डर गया था कुछ, कि समझो वो एजेस वर्टाइसिस वाला क्वेश्चन था, हाँ। वो देख के मैंने डर गया, तो वो पहली साइकिल में मैंने उसको हाथ नहीं लगाया था। पर जब मैं बाद में उस पर आया तो मैंने लॉजिक हम्म। लगाया कि ठीक है, इसमें बस हमें दो का डिफरेंस करना है सम करके, मुझे फॉर्मूला पता नहीं था उसका। बस दो का डिफरेंस करना है, तो फिर एक हम्म। ऑप्शन नहीं बन रहा था तो वो मैंने टिक कर दिया। तो फिर ऐसे ही फिर और बाकी क्वेश्चन भी जो डरावने लगे तो उनको अच्छे से पढ़ा। मेरा यही प्रॉब्लम होता था कि मैं क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ता था, देख के ही डर जाता था ये तो बड़ा क्वेश्चन है, पर बाद में फिर वो हो जाते थे टेस्ट सीरीज में भी। तो फिर वो 20 से फिर आगे आगे बनते गए सारे क्वेश्चंस। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है जो पीयूष ने शेयर की है, और आई एम श्योर ये स्टूडेंट्स को पता होता है, बट यू जस्ट नीड टू ओवरकम दिस फियर। कि स्टार्टिंग में जैसे एप्टीट्यूड में 4 ही क्वेश्चन हुए उसके, जो कि दो, हम्म। उसमें से 2 इजी वाले थे, बट सेकंड राउंड में ऑलमोस्ट सारे हो गए। वैसे ही टेक्निकल में भी फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन देख के लग रहा था बहुत डिफिकल्ट है, और स्पेशली स्टार्टिंग में 4 5 क्वेश्चन आ जाए, जो इस बार एक दो क्वेश्चन थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस टाइप के भी आए हुए हैं, तो वो हो ही जाता है, हम्म। गेट में एक आध क्वेश्चन आ ही जाते हैं ऐसे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो नहीं सॉल्व करते हैं। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं एक साथ, तो स्टूडेंट्स पैनिक कर जाते हैं, और फिर कोई इजी क्वेश्चन भी है बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है, या हम्म। कोई डायग्राम देख के लग रहा है कि क्या आ गया है, तो वो भी फिर सॉल्व नहीं होता है। तो अपने माइंड को आप जितना काम रखोगे ना, उतना आपको इजी रहेगा। आई नो वो बोलना इजी है, और उसको प्रैक्टिस में करना एग्जाम आवर्स में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट आपको ये समझना है, बैक ऑफ योर माइंड यू शुड नो कि भाई होगा तो जरूर, मैं पैनिक कर रहा हूं अभी इसलिए नहीं हो रहा है। काम डाउन, हम्म। रिलैक्स हो, अच्छे से पढ़ो, अपने आपको रिमाइंड करते रहो ये कि मैं कर लूंगा यार, अभी मैं पैनिक मार रहा हूँ, बस थोड़ा सा, थोड़ा रिलैक्स करूंगा, मैं कर लूंगा इसको। तो बैक ऑफ द माइंड अपने आप को खुद ही आपको पुश करना होगा, एग्जाम में कोई और पुश नहीं करेगा आपको। तो उससे मेक श्योर हो जाएगा कि आप जो भी क्वेश्चन में अटक भी रहे हो, वो आप धीरे धीरे सोचोगे ठंडे दिमाग से, तो सॉल्व कर पाओगे। और ऐसे टाइम में जो ये मल्टीपल रन वाली स्ट्रेटेजी है, ये बहुत सही काम करती है। वरना हम्म। फर्स्ट रन में आप क्या है, उन क्वेश्चन में फंसे रह जाओगे, पैनिक और बढ़ता रहेगा, टाइमर चलता रहेगा, देखोगे यार और नहीं हो रहे हैं क्वेश्चन। तो इसीलिए इजी 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 पहले आप ग्रैब करो मार्क्स, जो हो रहे हैं आपसे उनको ग्रैब करो, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा उससे कि चलो यार मैंने इतने तो कर लिए। अब फिर उसको जब सेकंड अप्रोच में जाओगे तो माइंड क्लियर हो जाएगा कि भाई जो आते थे वो कर लिए, और अब मैं फ्रेश माइंड से इनको देखता हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी बहुत इफेक्टिव है, आप ट्राई करना इसको, जो भी लोग इस इंटरेक्शन को देख रहे हैं, अलग अलग स्ट्रेटेजी ट्राई करना टेस्ट सीरीज में, और उसके बाद जो बेस्ट लगे वो पिक कर। तुम्हारी प्रिपरेशन जर्नी में ऐसा कोई फेज या ऐसा कोई इंसिडेंट या ड्यूरेशन जो बहुत डिफिकल्ट रही, और उस टाइम बहुत लगा कि यार ये तो नहीं हो पाएगा, छोड़ो इस सबको, और फिर कैसे उसको ओवरकम किया, ऐसा कुछ था फेज? सर एक था जब प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट में आया, शुरू हुआ था कॉलेज का। तो फिर तब थोड़ा हम्म। प्लेसमेंट पे मतलब एक अच्छी कंपनी आई थी जो मैकेनिकल कोर को 12 एलपीए का सीटीसी दे रही थी। तो फिर मैं थोड़ा भटक गया था उधर। हम्म। तो फिर तब उसमें थोड़ा ब्रेक अच्छा। पड़ गया था गेट की प्रिपरेशन में।
तो उसके बाद जब वापस आया तो फिर कुछ क्वेश्चन बैंक के भी ज्यादा क्वेश्चन बन नहीं पा रहे थे। तो क्योंकि तब रिवीजन में भी थोड़ा हाँ। ब्रेक पड़ गया था, तो फिर उसके बाद मैंने डिसाइड हम्म। करा कि ठीक है, अब कोई भी कंपनी आए ज्यादा ध्यान नहीं देना है। और मैंने आपको मेल भी किया था सर एक बार कि मैं पिछले साल मेरी इतनी रैंक आई थी, तो मैं शायद प्लेसमेंट सीजन में बैठूं ना बैठूं क्या करना चाहिए, मुझे ज्यादा टाइम उधर नहीं देना है। तो आपने भी किया था कि ज्यादा यस। फोकस मत दो, पर अपीयर हो कि अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। तो फिर हम्म। फिर वो ब्रेक पड़ गया था, तो उसके बाद फिर मैं फिर से ट्रैक पे आया कि मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं देने प्लेसमेंट के लिए, जहाँ पे हो जाए हो जाएगा, हम्म। पूरा मेन फोकस गेट पे ही रखना है। तो फिर उतना ही टाइम पे था थोड़ा कि नहीं हो पाएगा, और जब एक बार टेस्ट सीरीज स्टार्ट किए थे सर, तो टॉपिक टेस्ट में 23 मार्क्स के रहते थे, तो बहुत सारे में तो सर हम्म। 10 या 11 आते थे मेरे स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। हम्म। तो फिर हम्म। तब लगता था कि यार क्या होगा, यहाँ पे टॉपर्स के तो 20+ आ रहे हैं, मेरा क्या होगा। तो फिर हम्म। वही दिमाग में था, तो फिर उसी को मैंने अच्छे से टेस्ट सीरीज का एनालिसिस किया। फिर जो दूसरे टेस्ट आते थे, जो दूसरी बार वही सब्जेक्ट का आता था, तो तब 15+ जाते थे टेस्ट सीरीज में। सब्जेक्ट टेस्ट में भी सेम हुआ, स्टार्टिंग में उतने नहीं आए, पर फिर जब दूसरे सब्जेक्ट टेस्ट आने लगे उन्हीं सब्जेक्ट के, तब फिर 25+ कांस्टेंट हम्म। रहता था। एग्जैक्टली exactly. पहली चीज तो ये है कि टॉपिक सब्जेक्ट है जो है वो थोड़ा हम हायर लेवल में रखते ही हैं, वो एक हमारा रहता ही है सिस्टम। दूसरा ये है कि पहली बार आपका टाइमर वाले टेस्ट से पाला पड़ता है, उसमें भी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, तो जनरली उसमें मार्क्स कम ही आते हैं। और तीसरी चीज ये है कि कोई कोई स्टूडेंट्स किसी किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे होते हैं, हम्म। मतलब उनके दो सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होंगे, तो वो उन दो में टॉप मार रहे हैं। कोई दूसरा स्टूडेंट वो थर्ड सब्जेक्ट में स्ट्रांग है, वो उसमें टॉप करेगा। तो जनरली ऐसा कम होगा कि मतलब होता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं, बट जनरली अलग अलग लोग टॉप करेंगे अलग अलग सब्जेक्ट है इसमें। तो आप हमेशा अपने आप को कंपेयर करते रहोगे किसी से, तो वो ठीक है, पुश करने के लिए ठीक है, बट आपको मेनली अपने इंप्रूवमेंट पे फोकस करना है। तो पीयूष, हाउ डिड यू इम्प्रूव योर मार्क्स? जैसे यू सेड कि पहले वाले जो टॉपिक सब्जेक्ट ऐसे उसमें कम आए, बट सेकंड में इम्प्रूव हुआ, तो क्या एग्जैक्टली प्रोसेस यूज करते थे टू एनालाइज योर टेस्ट एंड टू इम्प्रूव योर मार्क्स? हाँ सर, मैंने सारे टेस्ट के लिए, मतलब हर एक टेस्ट के लिए मैंने एक A4 शीट असाइन कर ली थी। उस पे मैंने जो जो क्वेश्चन हम्म। गलत किए हैं, मैं उस क्वेश्चन से जो लर्निंग आए हैं वो लिखता था। और अगर कुछ लर्निंग बहुत ही अच्छी हो तो वो मैं शॉर्ट नोट्स में भी लिख देता था कि अच्छा ये तो बेसिक है, ये तो शॉर्ट नोट्स में आना ही चाहिए, ऐसा क्वेश्चन स्पेसिफिक नहीं है। हम्म। तो फिर उतना मैं, और मैं सारे टॉपिक टेस्ट के मेरे पास उतने शीट्स आ गए थे, तो मैं जब भी रिवाइज करता था तो मेरा हम्म। वो साइकिल चली रही थी पर डे 2 सब्जेक्ट्स की। तो फिर मैं उस सब्जेक्ट्स की टॉपिक हम्म। टेस्ट, और फिर मेरे पास क्वेश्चन बैंक के नोट्स भी थे कि क्वेश्चन बैंक्स की लर्निंग, वो भी मैंने बना रखे थे। तो फिर हम्म। वो 2 सब्जेक्ट के साथ मैंने उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक और टेस्ट सीरीज भी एनालाइज करता था। तो क्वेश्चन बैंक से हम्म। भी सर फायदा हुआ है, फिर उसके भी रिवीजन से, कि एक ही क्वेश्चन में 2-3 कंसेप्ट्स के रिवीजन हो जा रहा है। तो फिर उस वो रिवीजन से भी हम्म। फिर आगे के टेस्ट में फायदा हुआ। तो फिर वही हर एक टेस्ट मैंने अलग से एनालिसिस की थी, हर एक टेस्ट के लिए अलग एक A4 शीट बना रखी थी कि उसमें मैं इसकी टेस्ट की लर्निंग लिखूंगा, और FLTs में भी सेम किया मैंने। ओके, और किस फ्रीक्वेंसी पे उसको देखते थे बार बार, जो लर्निंग्स हैं जो लिख रहे सो हो? वीकली एक बार, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में वीक में एक एक बार रिवाइज ही करता था ना, कि टोटल 13-14 सब्जेक्ट से मैं ओके। पर डे 2 सब्जेक्ट्स करूंगा। तो शॉर्ट नोट्स के साथ साथ मैंने टेस्ट सीरीज भी रिवाइज करना स्टार्ट कर दी। और अभी शॉर्ट नोट्स रिवाइज करने में ज्यादा अंडरस्टूड। टाइम लगता नहीं था सर, क्योंकि वो साइकिल आ गई थी, तो तुरंत रिवाइज हो जाता था। तो फिर हम्म। नया रिवीजन के लिए टाइम मिलता था मुझे, क्वेश्चन बैंक रिवाइज कर ली और टॉपिक हम्म। टेस्ट सब्जेक्ट टेस्ट रिवाइज कर ली। अंडरस्टूड। परफेक्ट। अभी आजकल के टाइम पे काफी डिस्ट्रैक्शंस अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए, ऑनलाइन भी बोल लो ऑफलाइन भी बोल लो। सोशल मीडिया हो गया, रील्स, न्यूज साइकिल, फ्रेंड्स का भी एक सर्कल रहता है, टू एक्सटेंड हेल्प करता है वो, बट ज्यादा उसमें एंगेज हो जाओ तो वो डिस्ट्रैक्ट भी कर सकता है। तो हाउ हम्म। डिड यू मैनेज ऑल दिस? सर मैं, मतलब ऐसा तो नहीं था मेरा कि मैंने सब बंद कर दिया, मैं सोशल मीडिया पे भी पूरा एक्टिव था। और मैं कॉलेज के भी, मतलब म्यूजिक क्लब का मैं एज अ को कोऑर्डिनेटर हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा ही मेरा इंटरेक्शन था सोशल मीडिया पे भी, और कॉलेज के फेस्ट में भी मैं पियानो प्ले हम्म। करता हूँ, तो मेरा उधर भी बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन था। तो फिर हम्म। ऐसा नहीं कि वो उसने थर्ड ईयर में डिस्ट्रैक्ट करा ये चीज ने मुझे, तो इतनी अच्छे से प्रिपेयर नहीं हो पाई। पर फाइनल ईयर में मैंने एक बना लिया था कि मैं दिन भर तो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मुझे कुछ ना कुछ चाहिए ही कि मैं थोड़ा इधर उधर मूड फ्रेश करने के लिए जाऊँ।
तो फिर वही मैंने फाइनल ईयर में अच्छे से प्लान बना लिया था कि मैं जब पूरा दिन भर पढ़ूंगा या मेरा जब ब्रेक रहेगा, मैं तभी उस चीज में जाऊंगा। सोशल मीडिया पे भी रील्स देखना ये सब चल रहा था, पर उतना ज्यादा नहीं, कंट्रोल था उस चीज पे। और बाहर फिर दोस्तों के साथ इंटरेक्शन ये सब तो था ही सर, मेरे म्यूजिक क्लब में भी और बाकी फ्रेंड्स ग्रुप में भी। वो भी सर बहुत मोटिवेट करते थे कि अरे तू तो इतना अच्छा कर रहा है, तेरा तो हो ही जाएगा। तो दिमाग में वो भी था सर कि अच्छा ये इतना बोल रहे हैं, अब तो लानी ही पड़ेगी। वही। करेक्ट, करेक्ट। तो ये डिपेंड करता है, एक तो खुद पे, आप पे ये कितना कंट्रोल है आप पे, कि अगर आप सोशल सोशल मीडिया और रील्स इन सब में एंगेज हो रहे हो तो आप रोक पा रहे हो खुद को। ऐसा नहीं कि 4-4 घंटे आप रील स्क्रॉल कर दे रहे हो दिन में। एज वेल एज आपका फ्रेंड सर्कल या सोशल सर्कल कैसा है। आपका सोशल सर्कल आपको बोल रहा है अरे छोड़, पढ़ाई वढ़ाई क्या है, ये करते हैं वो करते हैं, या फिर वो आपको बूस्ट कर रहा है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो ये आपको अपने पर्सनल लेवल पे जज करना है। पीयूष, आउट ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स कोई ऐसा सब्जेक्ट जो तुम्हारा फेवरेट था और क्यों? हाँ सर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स तो सबका रहता है, ये फेवरेट वो था। और थ्योरी ऑफ मशीन्स भी था। तो ये दोनों दोनों में मतलब अच्छा ही स्कोर किया था हमेशा, तो ये फेवरेट भी थे। इस बार भी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी 2-2 मार्क के 5 क्वेश्चन आ गए थे, तो वो 10 मार्क्स का था। थ्योरी ऑफ मशीन 9 मार्क्स का था, तो इसमें तो 19 में से 19 आ ही गए थे। तो ये दोनों फेवरेट सब्जेक्ट्स है। हाँ नहीं सही, ये बोलो दोनों बोलो। सब्जेक्ट्स पढ़ने में मतलब अच्छा लगता था कि ये मतलब कुछ तो नए कंसेप्ट, हर बार कुछ नया कंसेप्ट आ रहा है, कुछ तो नया लॉजिक लग रहा है। तो फिर इस कारण से भी हम्म। ये अच्छे फेवरेट सब्जेक्ट्स है। ठीक है। तो ऐसे कुछ स्टूडेंट्स जिनको ये सब्जेक्ट्स या मे बी थ्योरी ऑफ मशीन्स बोल लेते हैं, थोड़ा टफ लगता है, डिफिकल्ट लगता है, उनको क्या टिप्स दोगे? वही सर कि बस फॉर्मूले नहीं देखना है, वो समझ के लेना है कि क्या हो रहा है उधर। ऐसा मतलब सिर्फ फॉर्मूले देख के हम्म। जाओगे तो फिर इस साल जैसा पेपर आया तो उसमें थोड़ा मुश्किल होगा। पिछले साल वाला पेपर तो हो जाएगा आपसे, पर अच्छा टफ हम्म। पेपर रहा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी थोड़ी। तो बस समझ के पढ़ना चाहिए कि क्या लिखा है क्वेश्चन में। उसमें मैं भी गलती करता था कभी कभी कि बस हम्म। पढ़ लिया, जो डाटा दिया है उससे बना लिया। और क्वेश्चन बैंक में तो सर बहुत बार गलती हुई है कि मतलब कुछ भी कैलकुलेट करके आंसर लिख दिया है, ठीक से समझा ही नहीं क्वेश्चन। वो ये अच्छे से समझ के लो कि क्या पूछा जा रहा है और आपने क्या कैलकुलेट किया है। एकदम काम माइंड से आपको समझना भी है जब आप पढ़ रहे हो, और क्वेश्चन को भी समझना है ढंग से। छोटी छोटी चीजें होती हैं क्वेश्चन में, आई एम श्योर अब आपने देख लिया होगा, एक एक वर्ड यहाँ से वहां होने पे उसका मीनिंग और उसका आंसर चेंज हो सकता है। तो आपको बहुत अच्छे से ठंडे दिमाग से समझना है कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में। समझोगे नहीं तो फिर सॉल्व कैसे करोगे उसको। अच्छा, तो जी सर। हमने काफी सारी इसमें टिप्स स्ट्रेटेजीज डिस्कस की पीयूष, बट इन द एंड ऐसे क्या एक या ऐसी दो क्वालिटीज तुमको लगता है कि ये गेट एस्पिरेंट में होनी ही चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वो किस स्टेज में है या किस प्रोफाइल में है, अगर गेट में सक्सेस चाहिए तो? सर अपना ऐसा एक एम बना के रखना चाहिए कि तुम ये सब क्यों प्रिपेयर कर रहे हो। मतलब वो होना चाहिए कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ। मतलब ऐसे नहीं कि मैंने ठीक है डिसीजन ले लिया कि मुझे गेट करना है तो मैं कर रहा हूँ। मतलब नहीं, क्यों कर रहे हो, मतलब फाइनल एम क्या है तुम्हारा, वो हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। और बस एक अच्छे से प्लान बना के चलो। मतलब कुछ लोग नहीं चलते, मतलब जैसा चल रहा है वैसा करेंगे हम लोग। आज ये सॉल्व कर लिया, आज यहाँ से ये देख लिया, ये लेक्चर देख लिया, ये सर का कर लिया। ऐसा नहीं, अच्छे से प्लानिंग, जैसे मैंने मेरे पूरे 10-11 मंथ्स प्लान करके रखे थे कि मैं इन मंथ्स में यही करूंगा और इन मंथ्स में मैं ये करके पूरा एनालाइज करूंगा अच्छे से। तो बस अच्छे प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। और डे वाइज अपना टारगेट रखना कि ऐसा नहीं कि आज 8 घंटे पढ़ लिए। फिर टाइम वाइज मत डे को कभी भी देखना कि पर डे का अपना एक टारगेट रखना फाइनल कि आज मुझे ये खत्म करना ही है। और अगर वो खत्म कर दिया और टाइम है तो आपके पास, तो फिर कल कल जो कर रहे थे वो आज पे ही तुम शिफ्ट कर लो, कल का नया टारगेट बनाओ। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। डे वाइज आप अपने पहले तो मंथ्स प्लान करिए कि किस मंथ का क्या टारगेट है, और फिर डे वाइज हम्म। प्लान करिए उस डे में क्या टारगेट है, वो अचीव हो जा रहा है और टाइम एक्स्ट्रा है तो नेक्स्ट डे का कुछ कर लो। या जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि अगर उस दिन का टारगेट अचीव हो गया है एंड यू वांट टू रिलैक्स, तो आप थोड़ा सा चिल कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ या अपनी किसी हॉबी को भी फॉलो कर सकते हो करियर सर के लिए। एक एक बात बोलनी थी। हाँ हाँ। कि मतलब जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था तो मैं अपने फ्री टाइम में टॉपर्स के यही इंटरव्यूज देखा करता था
जब भी खाना खा रहा हूँ या कहीं जा रहा हूँ तो डाउनलोडेड रहते थे मेरे यूट्यूब के इसमें। तो मैं पूरे टाइम यही हाँ, देखता था और इससे दिमाग में रहता था कहीं ना कहीं कि एक दिन मुझे ये इंटरव्यू देना है। तो फिर आज वो सही हो रहा है तो सर हाँ, बहुत अच्छा लग रहा एग्जैक्टली। है। बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे बात करके, और एकदम जो पॉइंट तुमने कहा है वो सही पॉइंट है। आप अपने सक्सेस को भी एक इनडायरेक्ट वे में विजुअलाइज कर सकते हो। आप अपनी एग्जैक्ट रैंक विजुअलाइज करना या मार्क्स विजुअलाइज करना उतना प्रैक्टिकल नहीं है, बट हाँ, आपकी अच्छी रैंक या अच्छे मार्क्स आने के बाद कुछ ऐसी चीज जो आप रेगुलरली देख रहे हो, उससे कनेक्ट कर पा रहे हो, तो इस टाइप की चीजें कर सकते हो। काफी टॉपर्स ने ये चीज बोली कि वो कि टॉपर्स मीट में जाएंगे, इस टाइप का एक उन्होंने सेट किया था माइंड में, या इंटरेक्ट देखते थे तो वो सोचते थे कि हम भी इंटरेक्ट करेंगे, अपनी जर्नी बताएंगे हम सबको। तो बहुत अच्छी चीज है वो, एक पॉजिटिव पुश रहता है आपको, और ऑब्वियसली जी फिर सर। बाद में आपको अच्छा ही लगेगा लुक बैक। तो अच्छा लगा तुमसे बात करके काफी पीयूष। आगे के लिए ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू सर।